किसान आंदोलन पर केंद्र का आदेश। पंजाब हरियाणा के साथ लगते कई इलाकों में इंटरनेट बंद करने का आदेश। 16 फरवरी तक इंटरनेट सेवा बंद करने के आदेश। रायबरेली की जनता के नाम सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी लिखी है। रायबरेली से मेरा पुराना रिश्ता है। आप लोग किस तरह से चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे, इन तमाम बातों का जिक्र सोनिया गांधी की तरफ से किया गया है। रायबरेली के लोगों के, वोटर्स के नाम एक भावुक चिट्ठी लिखी है सोनिया गांधी ने और मेरे स्नेही परिवारजनों कहकर संबोधित किया है रायबरेली की जनता को। रायबरेली की जनता के नाम जो भावुक चिट्ठी सोनिया गांधी की तरफ से लिखी गई है वो इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखा रहे हैं और इसकी आखिरी लाइन रायबरेली के लिए आने वाले भविष्य के संकेत देती हुई नजर आ रही है और संकेत इस बात के, जिस तरह से सोनिया गांधी ने यह भावुक अपील रायबरेली के लोगों से की है कि आप उम्मीद मैं करती हूं कि आगे भी मेरे परिवार का ख्याल उसी तरह से रखेंगे जैसे मेरा रखा। संकेत ये जताए जा रहे हैं कि ये कहकर दरअसल सोनिया गांधी ने प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। क्या आने वाले वक्त में ऐसा ही होने जा रहा है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, लेकिन संकेत यही मिल रहे हैं कि रायबरेली से लोकसभा चुनाव इस बार सोनिया गांधी की जगह उनकी बेटी प्रियंका गांधी, जो कि कांग्रेस की महासचिव हैं, वो लड़ सकती हैं। तो देखिए बड़ी बातें जो हैं इस लेटर में वो क्या है। रायबरेली के मेरे स्नेही परिवारजन, ये कहकर संबोधित किया गया है। दिल्ली में परिवार अधूरा, रायबरेली आकर पूरा होता है। रायबरेली से मेरे परिवार के रिश्ते की जड़ें बहुत गहरी हैं, ये लिखा है सोनिया गांधी ने इस चिट्ठी में। पहले लोकसभा चुनाव में फिरोज गांधी यहां से जीते, इस बात का वो जिक्र करती हैं। ससुर के बाद मेरी सास को आपने अपना बना लिया, यानी रायबरेली सीट से कांग्रेस की जो पुरानी विरासत रही है उसका वो जिक्र कर रही हैं और कहती हैं इसी रोशन रास्ते पर आपने मुझे भी चलने की जगह दी। सास और अपने जीवन साथी को खोकर मैं आपके पास यहां आई थी और आपने अपना आंचल मेरे लिए फैला दिया। ये लिखा है सोनिया गांधी ने इस चिट्ठी में और फिर जिक्र किया है कि बढ़ती उम्र की वजह से वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगी और आखिरी लाइन में यह संकेत है कि आगे भी मेरे परिवार को आप संभाल लेंगे, ये सोनिया गांधी ने उम्मीद जताई। और आज की एक और बड़ी खबर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया है। गुजरात से राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन दाखिल किया है जेपी नड्डा ने। तस्वीरें भी आ चुकी हैं, बीजेपी के अध्यक्ष राज्यसभा के लिए नामांकन भरते हुए, देखिए तस्वीरें। गुजरात से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है जेपी नड्डा ने। थैंक यू। एक बार फिर से आपको बता दें, गुजरात से राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन दाखिल किया। ये तस्वीरें सामने आ गई हैं नॉमिनेशन की। जेपी नड्डा ने नामांकन दाखिल किया है। आज की एक और बड़ी खबर है, चुनावी बॉन्ड योजना पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगाई गई है। चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एसबीआई को बॉन्ड की जानकारी देने को कहा। चुनाव आयोग एसबीआई से मिली जानकारी साझा करे। एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से जानकारी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को सूचना के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए इसे रद्द कर दिया है। 5 जजों की बेंच ने माना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। बेनामी इलेक्टोरल बॉन्ड अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। नागरिकों को चुनावी चंदे का स्रोत जानने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दे दिया है कि एसबीआई 6 मार्च तक चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी दे। एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देनी होगी। अदालत ने चुनाव आयोग को भी आदेश दिया है कि आयोग 13 मार्च तक एसबीआई की जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपडेट करे। अदालत ने माना कि इस बॉन्ड के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट किया जा रहा था।
साथ ही कहा कि गुमनाम चुनावी बॉन्ड आरटीआई का खुला उल्लंघन भी है। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक पार्टियों को दिया जाने वाला ऐसा चंदा है जिसमें देनदार की पहचान गुप्त रखी जाती है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी किया जाता है। कानून के तौर पर ये 29 जनवरी 2018 को लागू हुआ था। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने इस फैसले के बाद क्या कहा, आपको सुनवा। देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया जिसका कि बहुत लंबा असर होगा हमारी पूरी चुनावी लोकतंत्र के ऊपर। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है, ये कहते हुए कि इसमें जो एनोनिमस एलिमेंट इन्होंने लाया कि भाई किसी को पता नहीं लगे कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे और किसको दिए, ये बिल्कुल हमारे जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है, जो कि एक मौलिक अधिकार है जनता का। पहले तो ये रद्द होने की वजह से काले धन पे एक बड़ा लगाम लगी गया है, क्योंकि अभी तक जो है नाम डिस्क्लोज नहीं हो रहा था और जितना मर्जी आदमी अमाउंट पार्टीज को फंडिंग जो हो रही थी वो कहीं ना कहीं काला धन ही था। क्योंकि अगर आप व्हाइट मनी देते हैं तो वाई नॉट, नाम डिस्क्लोज और अमाउंट डिस्क्लोज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक लिमिटेड धनराशि, जो अनलिमिटेड जो सोर्सेस थे फंडिंग की, वो इससे रुक जाएंगे। मुझे लगता है ये एक बड़ा इम्पैक्ट डालेगा इलेक्शन में। इधर चुनावी बॉन्ड को लेकर कोर्ट के सामने कौन से बिंदु रखे गए हैं, याचिकाकर्ता वरुण कुमार ने इसकी पूरी जानकारी दी। सर, हमारी तरफ से तीन महत्वपूर्ण बातें रखी गई थी। एक तो डेमोक्रेसी, हमारा जो सिस्टम है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। जनता ही लोगों को इलेक्ट करती है, पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने कैंडिडेट लाते हैं, इलेक्ट करते हैं और उसके तरीके हमारी गवर्नमेंट चलती है। मगर तो इस स्कीम के माध्यम से जनता को पता ही नहीं था कि पॉलिटिकल पार्टी को कौन फंड कर रहा है, और जो जब सरकार बनती है तो उस सरकार बनने के बाद में उसको क्या किकबैक मिलेगा, क्या करप्शन होगा, इस सब पे ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। कहीं ना कहीं जो सीक्रेसी बरती जा रही थी वो कहीं ना कहीं डेंजरस थी डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि इसकी आप जनता एजेंसियां तो जानकारी हासिल कर सकती थी। नहीं, एजेंसियां जो हासिल कर सकी ये भी एक डेंजरस था सर। होता क्या कि जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है वो तो अपनी एजेंसियों की तरह जानकारी ले लें। सपोज आज बीजेपी पावर में है, किसी ने कांग्रेस पार्टी को चंदा दे दिया किसी कंपनी ने, तो तुरंत उन्होंने जानकारी हासिल की और उनके ऊपर कार्रवाई कर दी। तो ये कहीं ना कहीं उन कंपनियों के भी हित में नहीं था। तो ये जरूरी था, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेप लिया है एक हिस्टोरिकल स्टेप है, और इस तरीके की जो स्कीम है जो करप्शन को बढ़ावा दे रही थी और कहीं ना कहीं लोगों के अधिकारों का हनन कर रही थी, उस स्कीम को रद्द किया है। एक ऐतिहासिक फैसला है। और कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। राहुल गांधी ने इसे लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता अजय कुमार ने कहा कि बीजेपी ने गलत तरीके से कंपनी एक्ट को बदल दिया था। चुनावी बॉन्ड को रद्द कर दिया है कांग्रेस पार्टी की, और आप पूर्व सांसद हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी ने फर्जीवाड़ा करके कंपनी एक्ट को बदल दिया था। कंपनी एक्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया था कि आप अगर किसी तरह का राजनीतिक जो है डोनेशन करते हैं तो आपको उस जो है सार्वजनिक करने की आवश्यकता है। पहले मोदी जी और उनके सरकार ने इस सेक्शन को हटा दिया। पहला मतलब कोई भी कंपनी, अदानी जी और कुछ भी पैसा दे सकते हैं अपना और फिर माइंड ले सकते हैं, लेकिन आपको जानकारी नहीं मिलेगी। उन्होंने कंपनी एक्ट बदला तो वो गैर कानूनी सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया। दूसरा बोले कि ये जो राइट टू प्राइवेसी के हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, इस देश में एक भूचाल इसलिए आएगा कि उद्योगपति करोड़ों लेकर के जो या तो किसान को दबा रहे हैं, आदिवासी को दबा रहे हैं, या मजदूर को दबा रहे हैं, माइंस लिया जा रहा है। क्योंकि कोई भी उद्योगपति एक हाथ में देता है और दूसरे हाथ में जो है करोड़ों हाथ उखाड़ के ले जाता है। उद्योगपतियों से चंदा तो आप लोग भी लेते हैं ना, तो सार्वजनिक कीजिए। हम तो बोलते हैं कि हम लेते हैं, तो उसको सार्वजनिक नाम बताइए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसानों के साथ बातचीत की। बातचीत के जरिए सरकार किसानों के मसले हल करने की कोशिश कर रही है। आज चंडीगढ़ में इसे लेकर मंत्री और किसान नेता मंथन करने वाले हैं। इस बीच किसान प्रदर्शन नहीं करेंगे। केंद्र सरकार और किसानों के बीच तीसरे दौर की बैठक आज शाम चंडीगढ़ में होगी। सरकार की तरफ से कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और नित्यानंद राय किसान नेताओं से बातचीत करेंगे। इस बीच किसान शाम तक प्रदर्शन नहीं करेंगे और बातचीत के नतीजों का इंतजार करेंगे।
किसान एमएसपी की गारंटी कानून बनाने, किसानों मजदूरों की कर्ज माफी, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जो डेपुटेशन आ रहा उनसे खुद बात करें, बात करके किसानों की मांगों का आज हल करे। हम इस मोर्चे का सुखद हल चाहते हैं। हमारा बैरिकेड तोड़ना अनक का सवाल नहीं है, हमारा दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं है, हमारा मांगों को मानना सवाल है। भैया मनवाने के मिशन पे है, हमारी मांगे मानी जाए, या तो मांगे मान ले, शाम को पता चलेगा, या पीसफुली हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया जाए। बातचीत के दौरान किसान दिल्ली मार्च नहीं करेंगे और शंभू बॉर्डर पर शांतिपूर्वक बैठेंगे। मीटिंग में जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता वो आगे नहीं बढ़ेंगे। इधर पंजाब में रेल रोको का असर दिखने लगा है। बीकेयू के उग्राहा गुट ने रेल रोको का ऐलान किया था। किसान की मांगों को पूरा कराने और सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसान से जुड़े दूसरे संगठन भी सक्रिय हैं। भारतीय किसान यूनियन के उग्राहा गुट ने किसान आंदोलन के समर्थन में पंजाब में रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया। एक तरफ सरकार और किसान इन मुद्दों का हल निकालने के लिए बातचीत करेगी, तो दूसरी तरफ उग्राहा गुट के किसान रायपुरा से दिल्ली, बठिंडा से बरनाला, लुधियाना से दिल्ली वाया जाखड़, बठिंडा से दिल्ली और अमृतसर से फतेहगढ़ साहिब रूट पर रेल रोकने का काम करेंगे। किसानों की मांग मनवाने के लिए 26 संगठनों ने 16 फरवरी को भारत बंद का भी आह्वान किया है। इस बंद में केंद्रीय ट्रेड यूनियन भी शामिल होंगी। बंद के साथ साथ किसान दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर में मुख्य सड़कों पर बड़े पैमाने पर चक्का जाम में शामिल होंगे। इन प्रदर्शनों के माध्यम से किसान सरकार से 3 मांगों के अलावा पुरानी पेंशन योजना को लागू करने और श्रम कानूनों में संशोधन करने का भी दबाव बनाना चाह रहे हैं। पंजाब के राजपुरा में दिल्ली अमृतसर रेलवे लाइन पर किसान बैठ गए हैं। देखिए संवाददाता मोहित मल्होत्रा की रिपोर्ट। पंजाब में किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिए हैं। किसानों का कहना है कि शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा किसानों पर जो बल प्रयोग किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं, ड्रोन के माध्यम से जो आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है और इसके खिलाफ तमाम जो संगठन है वो एकजुट होना शुरू हो चुके हैं। ये भारतीय किसान यूनियन उग्राहा से जुड़े किसान हैं जो कि इस वक्त दिल्ली अमृतसर रेलवे लाइन पर पंजाब के राजपुरा के पास बैठ गए हैं और रेलवे ट्रैक को शाम 4 बजे तक जाम कर दिया गया है। कितने बजे तक आप लोग बैठे रहेंगे? 4 बजे। तो क्या नाराजगी है जो शंभू बॉर्डर पर हो रहा है, उससे नाराजगी है? नाराजगी हमारे को तो है, हम किसका जी करता है अपना घर का काम छोड़ के रेलवे ट्रैक पर बैठा, या कुर्सी पर बैठने वाले, गद्दे पर बैठने वाला पत्थर पर बैठा है, कोई मजबूरी है इसलिए। हम सरकार धक्का कर रही है, आंसू को जोड़ रहा है, प्लास्टिक का गोली छोड़ रहा है। हम तो शांतिपूर्व अपना हक मांगेंगे और लेकर रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। नाराजगी बहुत है जी, किसानों की टांगे तोड़ दी, गोला बारूद ऊपर फेंक रही है, उसके खिलाफ हमने आज रेलें रोकी हैं। और वहीं आज शाम किसान नेता और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत होगी। विपक्ष ने सरकार की नीयत पर ही सवाल उठा दिए। सब दिखावा है, 3 मंत्री वहाँ नियुक्त किए गए हैं, आप जाके किसानों से बात कीजिए, पहले तो मन बना लिया है, ये सब दिखावा है, ये सब टीवी चैनलों के लिए है। आंसू की गैस छोड़े जा रहे हैं, ऊपर ड्रोन से आंसू की गैस छोड़े जा रहे हैं और कीले लगा गए हैं सड़कों में, और जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है किसानों के खिलाफ, किसान संगठनों के खिलाफ, ये बिल्कुल निंदनीय है। ये सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, ये निंदनीय है। किसान हमारे देश और समाज के रीढ़ की हड्डी हैं, वो अन्नदाता हैं। सरकार पॉजिटिव कुछ करना ही नहीं चाहती। भाई 3 साल हो गए, 2021 में वादा किया था सरकार ने ये सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए जो किसानों की मांगे, ये कुछ भी नहीं किया। मजबूर होके कौन किसान, किसको खुशी लगी है कि वो अपना घर बार खेती बाड़ी छोड़ के दिल्ली में आएगा? और वहीं सीपीआईएम का मानना है कि सरकार बातचीत तो करती है लेकिन समाधान नहीं देती। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है सरकार बातचीत से हल निकाल लेगी। 1 साल का जो आंदोलन चला तब भी कई बार मिले, नतीजा क्या निकला? आखिरकार
बिना कोई बातचीत के सरकार को वापस लेना पड़ा कि नहीं कानून को? अब उसी तरीके की हालात क्यों पैदा कर रही है सरकार, इसकी हम घोर खंडन करते हैं। और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से हमारे किसान भाइयों के साथ हमारी एकजुटता है और हम समझते हैं कि जो जायज़ मांग है उनकी, वो जायज़ मांगों को पूरा करना है सरकार, और इसके लिए बातचीत करें। हम किसानों के आंदोलन का भी समर्थन करते हैं और सरकार द्वारा वार्ता के प्रयासों का भी समर्थन करते हैं। एमएसपी पर कोई कानून ऐसा बनना चाहिए ताकि किसान के उत्पाद का सही दाम बाजार में मिले। किसानों की आत्महत्याएं बढ़ती जा रही हैं और उनमें निराशा है, इसलिए चुनाव के ऐन मौके पर इस आंदोलन का कोई पॉजिटिव नतीजा निकले तो एनडीए के लिए अच्छा होगा। और किसानों के आंदोलन ने आम लोगों के लिए खासी परेशानी पैदा कर दी है। इलाज कराने जा रहे मरीज और उनके तीमारदारों के लिए अस्पताल पहुंचना मुश्किल हो गया है। इस वक्त सिंघू बॉर्डर की तरफ मैं हरियाणा की ओर खड़ा हूं और यहां देख सकते हैं कि एक एम्बुलेंस यहां से दिल्ली की ओर जाना चाह रही थी, लेकिन ये यहां पर फंस गई है और अब यहां से वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं। आप क्या दिल्ली की तरफ जाना चाह रहे थे? जी सर, जी सर। पेशेंट है आपके एम्बुलेंस में? जी सर। इमरजेंसी पेशेंट? इमरजेंसी है सर। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल जाना चाह रहे थे? जीबी पद हॉस्पिटल। जीबी पद हॉस्पिटल? जीबी पद हॉस्पिटल सर। जीबी पद हॉस्पिटल? जी जी जी। लेकिन अब यहाँ से वापस लौटना पड़ेगा आपको? हाँ जी, यही कुछ है। श्रीनगर से हम आए हैं। अच्छा, श्रीनगर से पेशेंट रेफर कर दिया है यहाँ। अच्छा, अब यहाँ बंद है, रास्ते में भी ऐसे प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ पर आप जीबी पंत हॉस्पिटल जाना चाहते थे, लेकिन अभी आपको हरियाणा में ही कोई अस्पताल देखना पड़ेगा? नहीं, किसी रास्ते में हमें वहाँ एडमिशन ली है जीबी पंत हॉस्पिटल में, वहीं कुछ करना है। इसको ब्रेन का मसला है, तो हरियाणा में क्या करेंगे? कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा सर। यहाँ तो ये रास्ते में ऐसे हर जगह था ये मसला। क्या नाम है आपका? गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद। तो गुलाम मोहम्मद कश्मीर से, और किनको लेकर आए थे ये बताइए? मिसेज को। अच्छा। और दिल्ली के सोनिया विहार से पटियाला लौट रहे बारातियों को 2 किलोमीटर पैदल चलकर सिंघू बॉर्डर पार करना पड़ा। रिपोर्ट देखिए। ये पूरा का पूरा परिवार है जो कि शादी समारोह से आ रहा है और आप देख सकते हैं कि शगन की चीजें भी हाथ में हैं, साथ में आप मिठाइयाँ जो है वो हाथ में लेकर और पैदल बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हैं। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं शादी में हिस्सा लेके? हम पटियाला पंजाब से लड़के वाले हैं, दिल्ली गए थे सोनिया विहार, वहाँ से अब रिटर्न हुए हैं सुबह। तो जाना भी इसी तरीके से हुआ? जाना भी इसी तरीके से हुआ था, आना भी इसी तरीके से हुआ है। अच्छा, और कितने लोग आप लोग पटियाला से आए? हम 50-60 लोग थे, बस हमारी यहीं पे रुक गई थी, यहाँ से हम लोग टैक्सी करके गए थे। अच्छा, और बॉर्डर पार करने में यहाँ से कम 2 किलोमीटर पैदल? हाँ, पैदल चलना पड़ा जी, बिल्कुल चलना पड़ा। लेकिन शादी समारोह किसी तरह से ठीक? हाँ, ठीक हो गया, अटेंड हो गया। बस हमारा अपना जैसे भी गए थे हो गया अपना काम। लेकिन कभी आप पटियाला से ये सोच कर आए थे कि ऐसी बारात निकलेगी? हम तो ये सोच रहे थे पता नहीं पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। अच्छा। लेकिन चलो पहुंच गए किसी तरीके से। एक बात बताइए, विदाई कैसे हुई फिर? विदाई हो गई? हाँ, विदाई हो गई सर। तो दुल्हन कैसे जाएगी? अभी दुल्हन गाड़ी से निकल गई। वो दुल्हन किसी तरह से अलग अलग रास्तों से निकली है, लेकिन बारात जो है वो यहाँ से पैदल निकल रही है। कई रास्ते बंद है, कहीं रूट डाइवर्जन किया गया है। दिल्ली के रहने वाले आशीष अपनी बारात लेकर करनाल गए थे, लेकिन ये लोग भी बॉर्डर पर घंटों तक फंसे रहे। इस वक्त मैं एक ऐसी ही गाड़ी आपको दिखा रहा हूं जो कि शादी के लिए सज धज के दिल्ली से हरियाणा आई थी और अब हरियाणा से दिल्ली की ओर जाना चाहती है, लेकिन बाराती भी परेशान हो गए हैं और लोग आप देख सकते हैं कि बॉर्डर पे आके यहीं पर फंस गए हैं। कहाँ को जाना चाहते हैं आप लोग? दिल्ली द्वारका। द्वारका जाना चाहते हैं। और आए कब थे? कल आए थे। शादी तो हो गई, लेकिन अब घर वापस जाने की परेशानी है। हाँ जी, उसमें दिक्कत हो रही है। तो हरियाणा में कहाँ गए थे आप? हरियाणा में करनाल गए थे हम। करनाल गए थे? हाँ जी। अब वापसी में इस तरह की परेशानी हो रही है? हाँ जी। आपके साथ आपकी धर्मपत्नी भी है? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि, आपने सोचा था कि इस तरह की परेशानी होगी? शादी तो बहुत अच्छे से हुई, लेकिन घर जाने में दिक्कत होगी? नहीं, कभी नहीं सोचा था कि ये 2 घंटे का सफर कभी 4 घंटे का और 6 घंटे का हो जाएगा। तमाम लोग बाराती में भी आए होंगे, वो किस तरीके से वापस घर लौटेंगे ऐसा? हाँ, उनके साथ ही हैं। अब बस कुछ भी नहीं जा रहा है, ना बस जा रही है ना गाड़ी जा रही है, तो अब वापस ही बस कोई और तरीका देखना पड़ेगा, नहीं तो इंतजार करना पड़ेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के स्कूलों में सूर्य नमस्कार पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं स्कूलों में सूर्य नमस्कार को लेकर राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने भी बयान दिया है और कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है।
राजस्थान के स्कूलों में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम पर विवाद बढ़ता जा रहा है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस तरह का धार्मिक आयोजन किसी पर थोपा नहीं जा सकता। इसको लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि सूर्य भगवान सभी को प्रकाश देते हैं, इसलिए आपत्ति गलत है। उनकी आराधना ही तो कर रहे हैं, तो माननीय न्यायालयों में बैठे हैं जो भी जानते हैं कि सूर्य भगवान भेदभाव तो करता नहीं किसी के साथ। ऐसा तो कहता नहीं कि भाई तुम तो इस जाति को, तुम इस धर्म को, तुम इस धर्म को, तुमको प्रकाश नहीं दूंगा। वो तो सबको प्रकाश दे रहे हैं। तो सबकी ड्यूटी बनती है कि हम जो देता है उसकी आराधना करें, और हम इसलिए सूर्य भगवान की आराधना, सूर्य नमस्कार करके कल पूरी ताकत से करेंगे। सरकार का ये भी तर्क है कि योग को संयुक्त राष्ट्र भी मान्यता देकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर चुका है। सूर्य नमस्कार योग का एक हिस्सा है, इसका विरोध नहीं करना चाहिए। योग से सभी समुदाय के लोगों को फायदा होता है। और राजस्थान में आज सरकारी और निजी स्कूलों में छात्रों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया। जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, उदयपुर और कोटा में अद्भुत नजारा देखने को मिला। जयपुर के चौगान स्टेडियम में आयोजित हुए सूर्य नमस्कार के मुख्य कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सहित कई नेता शामिल हुए और बच्चों के साथ सूर्य नमस्कार किया। जयपुर के स्कूल के गेट को बंद कर दिया गया। सूर्य नमस्कार के विरोध में इस स्कूल को बंद रखा गया। गेट पर ताले जड़ दिए गए। जब मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की तो वो भी यहाँ से जो है रवाना हो गए। उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मीडिया कानून व्यवस्था को बिगाड़ रही है। लेकिन ये सरकारी स्कूल है, आज सूर्य नमस्कार का दिन था। सूर्य नमस्कार पूरे राजस्थान भर में 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे कर रहे थे, लेकिन जो मुस्लिम समाज जो उनकी तरफ से विरोध किया जा रहा था, उसके बाद में ये एक्शन जो है, ये जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि कहीं ना कहीं राजस्थान में किसी स्कूल में कोई ना कोई एक्शन होगा, ये एक्शन आप देख सकते हैं कि गेट बंद कर दिया गया और यहाँ के जो चैनल गेट हैं वो बंद कर दिए गए हैं। सूर्य सप्तमी के मौके पर प्रार्थना सभा के दौरान सूर्य नमस्कार के लिए शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया था। और एक अहम खबर, जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव केंद्रीय सशस्त्र बल की निगरानी में होंगे। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के बाद सीएपीएफ की सबसे ज्यादा कंपनियां जम्मू कश्मीर में तैनात करने का फैसला किया है। आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी पूरी कर ली है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में निष्पक्ष और बिना किसी गड़बड़ी के चुनाव संपन्न कराने के लिए जम्मू कश्मीर में 635 और लद्दाख के लिए 57 सीएपीएफ कंपनी की तैनाती को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल के बाद जम्मू कश्मीर को सबसे ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्स दी गई है। सीएपीएफ यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को जम्मू कश्मीर में स्ट्रांग रूम यानी जहां ईवीएम रखी जाएगी और काउंटिंग सेंटर की रखवाली की जिम्मेदारी दी गई है। जम्मू कश्मीर के एडीजी कानून व्यवस्था विजय कुमार को राज्य पुलिस का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि मुख्य चुनाव अधिकारी पांडुरंग पोल फोर्स की तैनाती की जिम्मेदारी संभालेंगे। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पहला लोकसभा चुनाव होगा, इसलिए चुनाव आयोग मुस्तैद है। पिछले चुनावों में पश्चिम बंगाल में जिस तरह की हिंसा हुई, उसे देखते हुए केंद्रीय सशस्त्र बल की ज्यादा टुकड़ियां वहां भेजी जाएंगी। सीमा पार से किसी तरह की गड़बड़ी ना हो और चुनाव में कोई खलल ना पड़े, इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में व्यापक तैयारी की है। अबू धाबी मंदिर के साथ पीएम मोदी की पोस्ट सामने आई है। मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, ये मानवता के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय है। यूएई ने मानवता का स्वर्णिम अध्याय लिखा है। यूएई के बाद कतर में पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ। दोहा में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। कतर में पीएम का क्या कुछ और प्रोग्राम है, इस रिपोर्ट में जानिए। यूएई के ऐतिहासिक दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर पहुंचे। कतर से 8 भारतीयों की रिहाई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोहा पहुंचना काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का दोहा एयरपोर्ट पर पहुंचते ही शानदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी जब कतर पहुंचे तो उनसे मिलने के लिए सैकड़ों लोग एयरपोर्ट के बाहर मिलने के लिए जमा थे। कतर में मौजूद भारतीयों ने पीएम का गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी से मिलने के लिए लोग कतार में खड़े थे। लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। लोग भारत माता की जयकारे लगा रहे थे।
हर कोई पीएम से मिलने के लिए बेकरार था। प्रधानमंत्री मोदी ने किसी को निराश नहीं किया, लोगों से हाथ मिलाया और उनका अभिवादन स्वीकार किया। दोहा पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। एनडीए सरकार बनने के बाद पहली बार नीतीश और लालू यादव की मुलाकात हुई है। नीतीश ने गर्मजोशी के साथ लालू यादव से हाथ मिलाया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। लालू के साथ तेजस्वी भी मौजूद थे। तस्वीरें आप जरा देखिए। तो इसी बीच बिहार विधानसभा से एक और दिलचस्प तस्वीर सामने आई है, जब तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष और बीजेपी नेता नंद किशोर यादव के वो पैर छूने पहुंचे और विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी तक लेकर गए। ये देखिए आप। तो ये तस्वीर इस वक्त ये देखिए किस तरह से तेजस्वी यादव ने विधानसभा के नए अध्यक्ष नंद किशोर यादव के पैर छुए हैं और उसके बाद उन्हें उनकी कुर्सी तक लेकर गए। और देखिए इससे पहले एक और तस्वीर हमने आपको दिखाई, जब नीतीश कुमार जिन्होंने एक बार फिर से अपना पाला बदलकर एनडीए के साथ सरकार बनाई हो, उसके बाद ये पहली मुलाकात थी लालू प्रसाद यादव के साथ और कितनी गर्मजोशी के साथ ये मुलाकात हुई, हाथ मिलाया और उसके बाद नीतीश कुमार आगे बढ़ गए। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, नंद किशोर यादव आगे चल रहे, उनके पीछे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। देखिए जैसी मुलाकात हुई तेजस्वी यादव की, तब उन्होंने पैर छुए विधानसभा अध्यक्ष के। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तानी सैनिकों ने एक बार फिर नियंत्रण रेखा के पास आग लगाई है। इस साल की यह चौथी घटना है। बताया जा रहा है कि घुसपैठ रोकने के लिए बिछाई गई बारूदी सुरंगों तक आग पहुंचने से लगातार विस्फोट हो रहे हैं। पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर सामने आई। नियंत्रण रेखा के पास एक बार फिर पाकिस्तानी सैनिकों ने आग लगाने की घटना को अंजाम दिया। बुधवार देर शाम पाकिस्तानी सैनिकों की लगाई आग तेजी से फैलते हुए एलओसी के पास कई किलोमीटर तक फैल गई। आग लगने के कारण भारतीय सेना की ओर से नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ रोकने के लिए बिछाई गई बारूदी सुरंगों में विस्फोट हुआ। इससे पहले भी पाकिस्तान इस तरह की नापाक हरकतों को अंजाम दे चुका है। आग लगाने की ये इस साल की चौथी घटना है। इससे पहले 5 जनवरी को बालाकोट सेक्टर में, 14 जनवरी को मेंढर सेक्टर, 26 जनवरी को बालनोई और कृष्णागति सेक्टर और 14 फरवरी देवगार सेक्टर में घटना सामने आ रही है। इससे पहले पुंछ जिले की मेंढर तहसील के बालाकोट, मनकोट और चक्कादाबाद में नियंत्रण रेखा पर आग लगाई गई थी। पुंछ के देवगार सेक्टर में पाकिस्तान के नगरकोट गाँव के सिरिया इलाके में आग लगाई गई थी, जो देर शाम तेजी से फैलते हुए नियंत्रण रेखा के नजदीक तक आ गई। एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश विफल करने के लिए भारतीय सेना तैयार है और बताया जाता है कि घुसपैठ रोकने के लिए बिछाई गई बारूदी सुरंगों और निगरानी उपकरणों को नष्ट करने के लिए पाकिस्तान नापाक कोशिशें करता रहता है। और पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से नियंत्रण रेखा के पास लगाई आग कई किलोमीटर तक फैल गई है। टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता ने घटनास्थल का जायजा लिया। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी रेंजर्स और आतंकियों के आका ये प्रयास कर रहे हैं कि आतंकियों की घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करवाई जा सके। दरअसल कल पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा जम्मू के आरसपुरा सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया गया। हालांकि बीएसएफ की तरफ से भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया और 20 मिनट तक तकरीबन ये गोलाबारी चलती रही। उसके बाद पाकिस्तानी सेना की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पुंछ के दिगवार सेक्टर के उस तरफ यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तानी सेना ने सीढ़िया के इलाके में जंगलों में आग लगाई, ताकि जब ये आग इस तरफ आए तो हमारी सेना का ध्यान भटकाया जा सके और उसी की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के साथ हुई बदसलूकी और हिंसा मामले को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जांच कमेटी बनाई है। टीम के सदस्य बृजलाल आज शाम बंगाल पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल की संदेशखाली हिंसा की जांच के लिए गठित 6 सदस्यीय टीम आज शाम को बंगाल पहुंच रही है। कमेटी में शामिल राज्यसभा सांसद और यूपी के पूर्व डीजीपी बृजलाल ने कहा कि ये देश संविधान से चलता है, ममता दीदी के कानून से नहीं चलता। उन्होंने ममता सरकार पर संगठित अपराध करने के आरोप लगाए। जितनी घटनाएं हुई हैं वो ज्यादातर इस्तेमाल जो हुआ है, ज्यादातर ये बांग्लादेशी माइग्रेंट जो है उन्होंने किया है। बंगाल में मैं वहाँ की जनता को जा रहा हूँ जांच में, और वहाँ से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ
कि ममता दीदी को अगर वहाँ से नहीं हटाया तो बंगाल का क्या हाल ये करेंगी, जिसको आप अपने भी नहीं सोच सकते। वहाँ के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। संदेश खाली की अराजक स्थिति को देखते हुए सांसद बृजलाल ने केंद्रीय एजेंसी की सुरक्षा की मांग की है। साथ ही कहा कि हम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इधर आज संदेश खाली हिंसा को लेकर बीजेपी विधायकों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में विधानसभा भवन की सीढ़ियों पर बीजेपी के निलंबित विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया। चित्रकूट में बुंदेलखंड गौरव महोत्सव के दौरान बड़ा हादसा हो गया। सिलेंडर फटने से 4 लोगों की मौत हो गई। विस्फोट में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी अस्पताल जाने के दौरान जान चली गई। मृतकों में 3 नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। मामले में पूछताछ के लिए पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट हादसे के शिकार मृतकों के परिजनों को तत्काल 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। साथ ही मामले की जाँच के लिए एडीजी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गयी। आज आतिशबाजी का कार्यक्रम था। इसी के दौरान कतिपय कारणवश विस्फोट हो गया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। सूचना पर तत्काल डीएम साहब, एसपी साहब, अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें 2 की मौत हो गई और 2 को इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने 13 और 14 फरवरी को 2 दिन के लिए बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का आयोजन किया था। महोत्सव के दूसरे दिन आतिशबाजी का प्रोग्राम था। आतिशबाजी के लिए रखे गए पटाखों में विस्फोट की वजह से ये हादसा हुआ। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आधा किलोमीटर के इलाके में इमारतें हिल गई। खबर असम से। असम के मोरीगांव जिले में जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के एक गोदाम में भयंकर आग लग गई और आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटों से अंदाजा लगाया जा सकता है हादसा कितना बड़ा था। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। दरअसल कल देर रात गोदाम में अचानक आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत ये रही कि आग में किसी तरीके की कोई जानहानि नहीं हुई। आग लगने के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। पुलिस आग लगने की वजह के लिए जांच में जुटी है। शुरुआती जांच में पता चला कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। इस वजह से जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि गोदाम में फायर सेफ्टी के उपकरण नहीं लगे थे, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जब तक वहां पहुंची आग विकराल रूप ले चुकी थी। खबर यह भी है कि इलाके में कई ऐसे गोदाम है जहां फायर सेफ्टी के उपकरण नहीं लगे हैं। और इंदौर से चेन लूटने की वारदात का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। बदमाशों का महिला डॉक्टर ने जमकर मुकाबला किया। चेन लूटने की यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे 2 बाइक सवार अकेली महिला को आते देखकर बाइक रोकते हैं, थोड़ा इंतजार भी करते हैं और फिर एक बाइक सवार महिला के पीछे आता है। गले से चेन छीनने की कोशिश करता है। इस दौरान महिला भी डटी रही, लुटेरों को अपनी चेन छीनने नहीं दी, जिसके बाद दोनों लुटेरे बाइक से भाग निकले। महिला का नाम पूजा गुप्ता है, जो पेशे से डॉक्टर हैं। इंदौर के महालक्ष्मी नगर में रहती हैं। इंदौर का ये इलाका काफी पॉश माना जाता है, लेकिन यहाँ भी बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संदेश खाली मामले में बीजेपी इस वक्त सिलीगुड़ी में प्रदर्शन कर रही है। ये तस्वीर आपको सिलीगुड़ी से दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। भारी पुलिस बल देखिए यहाँ पर तैनात है, बैरिकेडिंग कर रखी है, लेकिन जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस इन लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है। इस मामले में बीजेपी सड़कों पर उतर आई है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है, जहां पर पुलिस बैरिकेडिंग कर रोकने की कोशिश कर रही है, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है।